हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा। तो सिलेबस में आपके पूरा टोटल 2 पेज है, तो एक पेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह है। इसके बाद आप लोगों को 150 से 200 क्वेश्चन और मिलेगा। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं ना, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज आप लोगों के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर था, जो कि बहुत ही सिंपल आया था और हम लोगों ने ज़्यादा डीपली पढ़ लिया था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आया था। और मैंने जितना क्वेश्चन बताया था उसमें से लगभग 45 क्वेश्चन आया था। 75 में से 45 क्वेश्चन मैंने जितना बताया था उसमें से आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, 75 में से 45 क्वेश्चन। इसलिए आप लोग को मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। अब चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा। पहला क्वेश्चन है, बीज और बुआई से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? बीज और बुआई से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फसल विज्ञान। जैसा मैंने इसमें हिंदी लिखा है ना, सेम टू सेम ऐसा हिंदी आप लोगों को वहाँ पे पेपर में देखने को मिलेगा। वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो सबसे पहले जब साइन इन करेंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आप वहाँ पे लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद यदि आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी में दिखाएगा, इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जब हिंदी में दिखाएगा तो ऐसा ही दिखाएगा जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एकदम उसी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। ठीक है, तो बीज और बुआई से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? फसल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला है, मतलब एग्रोनॉमी बोल सकते हैं। अगला है, फसल की ज्यामिति या क्रॉप जियोमेट्री का क्या अर्थ है? क्रॉप जियोमेट्री का क्या अर्थ है? तो पौधे के बीच की दूरी और व्यवस्था। पौधे के बीच की दूरी और व्यवस्था जो है क्रॉप जियोमेट्री का अर्थ है। अगला है, फसलों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जब फसलों में पोषक तत्वों की कमी रहती है तो उसको दूर करने के लिए उर्वरकों की यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है, फसलों में पानी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो फसल का प्रकार। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। फसल में पानी की आवश्यकता जो उसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, फसल का प्रकार। अगला है, सिंचाई की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो पानी में लवण की मात्रा जो है यह सिंचाई की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप लोग को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन से पूछ रहा है। ठीक है, अगला है, जल भराव का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बोला अधिक बारिश, कम बारिश, मिट्टी की ऊंचाई, पौधे की जड़ें। तो अधिक बारिश जब होता है तभी जल भराव हो जाता है। ठीक है, अगला है, फसलों में पानी की उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? फसल में पानी की उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ड्रिप इरिगेशन का यूज करना चाहिए, ड्रिप सिंचाई का यूज करना चाहिए। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक कैसे यूज कर सकते हैं? अधिक पानी देना, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना, मिट्टी को ढीला करना, पौधों को काटना है। जब ड्रिप सिंचाई का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर पानी की उपयोग दक्षता जो है वो बढ़ जाएगी। अगला है, मृदा जल पौधा संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत मृदा जल और पौधे के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फसल विज्ञान। एग्रोनॉमी को हिंदी में फसल विज्ञान बोलते हैं, यह बात आप लोग याद रखिएगा। एग्रोनॉमी को हिंदी में फसल विज्ञान बोलते हैं। तो मृदा जल पौधे का संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फूड विज्ञान, सॉरी, एग्रोनॉमी के अंतर्गत, फसल विज्ञान के अंतर्गत। अगला है, फसलों में उर्वरकों का उपयोग क्यों किया जाता है? फसलों में उर्वरकों का प्रयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला है, सिंचाई के समय का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो सिंचाई के समय का निर्धारण मिट्टी की नमी के आधार पर किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद प्राकृतिक होती है और उर्वरक रासायनिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन में क्या किया है, खाद प्राकृतिक होती है, उर्वरक रासायनिक। खाद रासायनिक होता है, उर्वरक प्राकृतिक, दोनों एक हैं। ये खाद पानी से बनता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। खाद जो है प्राकृतिक होता है, उर्वरक जो होता है रासायनिक होता है। यह बात आप लोग को पता है। अगला है, फसलों में पानी की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब पानी की कमी होता है तो पौधे तेजी से नहीं बढ़ते हैं, पौधे अधिक फल भी नहीं देते, मिट्टी सख्त हो जाती है, तो अलग बात है। लेकिन फसलों में पूछा है तो पौधे की वृद्धि जो है वह रुक जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता का अर्थ क्या है? तो कम पानी में अधिक फसल उत्पादन करना ही जल उपयोग दक्षता का अर्थ है। अगला है, फसलों में तिलहन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तिलहन हो गया है, टीलेज रहेगा। भू परिष्करण का क्या उद्देश्य है? तो मिट्टी को ढीला करना भू परिष्करण का उद्देश्य है। अगला है, सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक पानी बचाती है? तो ड्रिप सिंचाई। आप लोगों को पता है ये ड्रिप इरीगेशन का यूज करते हैं तो बहुत ही कम पानी में हम बहुत ही ज़्यादा फसल की सिंचाई कर सकते हैं। अगला है, फसलों में पोषक तत्वों की कमी का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? पत्तियों का पीला पड़ना। जब फसल में कोई सी भी पोषक तत्व की कमी होती है उसका पहला लक्षण होता है कि पत्ती पीली होने लगती है। ठीक है। अगला है, जल भराव से फसलों को क्या नुकसान होता है? जब जल भराव अधिक होता है तो जड़ सड़ने लगती है। ठीक है। पौधे तेजी से क्यों बढ़ेंगे भाई? फसल अधिक नहीं लगेंगे, मिट्टी सख्त हो जाएगी, यह भी नहीं है। जड़ जो है वो सड़ने लगेगी जब ज़्यादा जल रहेगा। तो अगला है, फसलों में पानी की आवश्यकता को मापने के लिए क्या उपयोग किया था? मैं बता दूं आप लोगों को कि कौन सा यंत्र का यूज किस लिए किया जाता है। यह वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था आज के पेपर में, लगभग 4 क्वेश्चन पूछा था। 4 क्वेश्चन इससे पूछा था कि किसका यूज किया जाता है क्या मापने के लिए, इसका यूज किस मापन के लिए किया जाता है, फूड साइंस से पूछा था। तो यह ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है। तो ये याद रखिएगा, फसल में पानी की आवश्यकता को मापने के लिए टेंसीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, टेंसीमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला है, फसल की बुआई में गहराई का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो बीज के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कितना गहराई में आप लोग को बीज डालना है। अगला है, फसलों में खाद का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो बुआई से पहले। फसल में बुआई से पहले यदि खाद का यूज कर दें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो एग्रोनॉमी में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के सिलेबस में पहला टॉपिक था आप लोगों का एग्रोनॉमी से। दूसरा है वीड से। तो वीड से टोटल 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं। खरपतवार क्या होते हैं पहला है, तो खरपतवार वह अवांछित पौधा रहता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है किसी न किसी रूप में। ठीक है। खरपतवार उपयोगी पौधा नहीं, उपयोगी होता है लेकिन मुख्य रूप से उपयोगी नहीं होता है। फसलों का बीज नहीं होता, मिट्टी के कारण नहीं होता, अवांछित पौधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप लोग समझिएगा भाई, क्वेश्चन बहुत ही आसान आने वाला है। खरपतवार फसलों को कैसे हानि पहुँचाते हैं? तो पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है, खरपतवार नियंत्रण की सबसे प्रभावी विधि क्या है? खरपतवार नियंत्रण की सबसे प्रभावी विधि है रासायनिक खरपतवारनाशी का यूज करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है? एक होता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड और एक होता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो होता है उसका क्या अर्थ है? तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो होता है यह केवल खरपतवार को नष्ट करता है, फसलों को नहीं नष्ट करता। ठीक है। अगला है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का क्या अर्थ होता है? तो खरपतवार के एक दूसरे पर रासायनिक प्रभाव, जब खरपतवार एक दूसरे पर रासायनिक प्रभाव दिखाते हैं तो इसको एलिलोपैथी बोलते हैं। अगला है, खरपतवारों को हटाने की पुरानी विधि क्या है? तो हाथ से उखाड़ना खरपतवारों को हटाने की सबसे पुरानी विधि है, क्योंकि पहले बायोमास मशीन था नहीं, रसायन भी नहीं था। अगला है, खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए हम सीधे मल्च का यूज करते हैं। अधिक पानी देने से खरपतवार कैसे रुकेंगे भैया? पौधों को काटने से रुकेंगे लेकिन अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। वृद्धि को रोकना है ना, वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्चिंग का यूज करेंगे। मल्चिंग से हम उसकी नमी को भी संरक्षित करेंगे, खरपतवार को भी नहीं होने देंगे, फसल की जड़ जो है वो अभी अंदर तक जाएगी। ठीक है। अगला, खरपतवारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो खरपतवारों का वर्गीकरण जो है उनके जीवन चक्र के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उनका जीवन चक्र कैसा है उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, कैसा पैरासाइट है, किस प्रकार का पैरासाइट है, मतलब उनके जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण किया था, यह बात याद रखिएगा। ठीक है। अगला, खरपतवारों के नियंत्रण में जैविक विधि का क्या उदाहरण है? कीटों का उपयोग करना। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। अगला है, खरपतवारों से फसलों में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो खरपतवार से भाई सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, उत्पादन में कमी आ जाता है। ठीक है। अगला है, खरपतवार का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? खरपतवार नाशी का यूज पूछा है। तो खरपतवार के अंकुरण से पहले ही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, खरपतवारों की पहचान कैसे की जाती है? तो उनके आकार और संरचना से। उनके आकार और संरचना से खरपतवारों की पहचान कर ली जाती है। अगला है, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह खरपतवारों की वृद्धि को रोक देता है। फसल चक्र जो है खरपतवारों की वृद्धि को रोक देता है। अगला है, खरपतवारों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो पोषक तत्वों पर। खरपतवारों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का सबसे अधिक प्रभाव पोषक तत्वों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवारों को नियंत्रित करने की सबसे सस्ती विधि क्या है?
हाथ से उखाड़ना ही सबसे सस्ती विधि है और रसायन विधि है, पुरानी विधि भी यही है। तो यह टोटल आपके 15 क्वेश्चन थे वीट साइंस से। अगला है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से 20 क्वेश्चन। ठीक। ऐसा नहीं कि ऐसा 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपर में, मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। ठीक है। अभी आप लोगों को 150 से 250 क्वेश्चन और दूंगा, फिर टेक्निकल क्वेश्चन दूंगा कि किसी यंत्र का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है। तो यह बात सब आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा लेकिन यही क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला है रबी फसलों की बुआई का समय कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से नवंबर। अगला है खरीफ फसलों की बुआई का समय कब से कब तक होता है? तो जून से जुलाई। जून से जुलाई आने वाला है। अगला है कृषि प्रणाली भी या फार्मिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक उत्पादन और स्थिरता। उत्पादन अधिक प्राप्त करना और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, मतलब अधिक समय तक स्थिरता। अगला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक खेती करना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक खेती करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो कम मिट्टी की जुताई करना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मुख्य उदाहरण है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या उपयोग नहीं किया जाता? तो इनमें से रासायनिक उर्वरक का यूज नहीं किया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है। अगला है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग करना, संसाधन जो भी है उनका सही से उपयोग करना ही मुख्य उद्देश्य। अगला है कृषि में अडेप्शन का क्या अर्थ है? अनुकूलन की बात पूछ रहा है। तो बदलते पर्यावरण के अनुसार खेती करना, ऐसा नहीं कि एक ही विधि से खेती करते रहना, जिस प्रकार से पर्यावरण बदल रहा है उसी अनुसार खेती करते रहना। ठीक है। अगला कृषि में मिटिगेशन या समन का क्या अर्थ है? तो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक कीटनाशक। जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों का यूज किया जाता है। रबी फसलों का एक उदाहरण क्या है इनमें से? तो धान खरीफ का है, मक्का खरीफ का है, कपास खरीफ का है, गेहूँ जो है रबी का है। ठीक है। खरीफ फसलों का एक उदाहरण क्या है इनमें से? तो यहाँ पर देखिए धान है, गेहूँ, चना, सरसों, ये सब रबी का इस मौसम में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला अस्थायी कृषि में मिट्टी की उर्वरता को कैसे बनाए रखा जाता है? अस्थायी कृषि होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है जो, उसमें फसलों उसमें मिट्टी की उर्वरता को कैसे बनाए रखा जाता है? तो फसल चक्र और जैविक खाद का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है कृषि में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो कृषि में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव है फसलों की पैदावार। अगला है जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है? तो पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जैविक खेती जो है पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला है कृषि में ड्रोन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृषि में ड्रोन का उपयोग सटीक खेती के लिए, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है? क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ भाई मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। ठीक है। अगला है कृषि में संरक्षण की तकनीकों में क्या शामिल है? ठीक है। कंजर्वेशन के संरक्षण में क्या शामिल है? मल्चिंग करना और कम जुताई करना ही शामिल होता है। अगला है भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को रोकना ही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अगला कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जलवायु अनुकूल फसलों का चयन करना चाहिए। जो जलवायु के अनुकूल फसल है उनका ही यूज करना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। 55 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन कराई जा रही है। एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले ही आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा, ताकि आप लोग देख लीजिए और इसी वीडियो से आपका क्लियर भी हो जाए बहुत कुछ। ठीक है। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों को विकसित करना। बेहतर गुणवत्ता वाली जो भी फसल है विकसित करना, यही प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य है। मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत का आधार क्या है? जीन और गुणसूत्र। जीन और गुणसूत्र मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत का मुख्य आधार है। क्रोमोसोम की संरचना में क्या शामिल होता है इनमें से? तो डीएनए और प्रोटीन शामिल होता है। अगला क्रोमेटिन का क्या अर्थ है? तो आनुवंशिक जो जानकारी होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, उसको स्टोर करना, आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना। ठीक है। अगला सेंट्रोमियर का क्या कार्य है? तो क्रोमोसोम आप लोग जब देखेंगे तो ये बीच में जो छोटा सा होता है इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो कि सेंटर में एकदम होता है। ठीक है। तो सेंट्रोमियर का कार्य क्या होता है भैया? बहुत ही अच्छा कार्य होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमियर जो होता है गुणसूत्रों की कोशिका विभाजन के दौरान अलग करता है। ठीक है। जब कोशिका विभाजन होता है, जब सेपरेशन होता है, तो यहीं से क्या करता है, यह दो पोल में इधर ये इधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। ठीक है। स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो मतलब कहने की है कि विभाजन के दौरान इन दोनों को अलग करता है। ठीक है। टीलोमियर।
टीलोमेर का क्या कार्य है? टीलोमेर जो होता है गुणसूत्रों की सिरों की रक्षा करता है। जो गुणसूत्र के सिर होते हैं, हेड होते हैं, उनकी रक्षा करता है, ठीक है, टीलोमेर। कोशिका विभाजन में माइटोसिस का क्या परिणाम होता है? तो जब माइटोसिस होता है उसमें दो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। माइटोसिस में दो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि कोई, ठीक है, कोई कोशिका है उसमें यदि 14 क्रोमोसोम है, यदि इसमें माइटोसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होगा, तो दूसरा वाला जो सिस्टर बनेगा, ठीक है, डाटर सेल बनेगा, उसमें भी 14 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 7 हो जाएंगे। लेकिन यदि मियोसिस होगा तो यदि 14 है, यदि मियोसिस हुआ तो 7 क्रोमोसोम ही बनते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, दो समान बनते हैं और जो मियोसिस होता है उसमें अलग अलग बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मियोसिस का मुख्य परिणाम क्या है? गैमेट का निर्माण। मियोसिस जो होता है गैमेट का निर्माण करता है, युग्मक का निर्माण करता है। अगला है पादप प्रजनन में हाइब्रिडाइजेशन का क्या उद्देश्य है? तो दो अलग अलग किस्मों के गुणों को मिलाना। दो अलग अलग, कोई ऐसा किस्म है गेहूं का जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देता है, और कोई ऐसा है जो कि सूखा के प्रति सहनशील है, ठीक है, ठंडा के प्रति सहनशील है, सूखा के प्रति सहनशील है। इन दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया जाएगा तो 50% इसका लक्षण 50% उसका लक्षण मिल जाएगा। इससे दोनों किस्मों के गुण आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। अगला सीड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना सीड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। अगला है जेनेटिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? वंशाक्रम और विविधता के लिए, ठीक है। अगला है पादप प्रजनन में सिलेक्शन का क्या अर्थ है? सर्वश्रेष्ठ पौधों को चुनना ही पादप प्रजनन में सिलेक्शन का अर्थ होता है। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को यूज किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। इन्होंने चूज किया था मटर को, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या में कमी किस प्रक्रिया में होती है? मियोसिस में। मैंने बताया था ना, मियोसिस में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, 14 रहेंगे तो मियोसिस में 7 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मियोसिस की संख्या में कमी हो जाती है। पादप प्रजनन में जीन का क्या महत्व है? तो जीन जो होता है आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाइब्रिड बीजों का मुख्य लाभ क्या है? अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधकता। अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधकता जो है हाइब्रिड बीजों का मुख्य लाभ है। अगला है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या महत्व है? तो फसलों को रोगों से बचाना। फसलों को रोगों से बचाना ही जेनेटिक डाइवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य है, महत्व है। अगला है पादप प्रजनन में म्यूटेशन का क्या अर्थ है? म्यूटेशन क्या होता है? अचानक से होने वाले परिवर्तन। तो जीन में परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन जीन में, ठीक है। अगला सीड प्योरिटी का क्या अर्थ है? तो बीज में किसी अन्य किस्म का मिश्रण न होना। अगला है पादप प्रजनन में पॉलीप्लाइडी का क्या अर्थ है? गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि। जब गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होता है तो उसको पॉलीप्लाइडी बोलते हैं। तो यह था आपका जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से। आगे है पेडोलॉजिकल एंड एथेनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। इससे टोटल 15 क्वेश्चन है। अगला है मृदा शब्द की उत्पत्ति का क्या अर्थ है? मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। सॉइल जेनेसिस का अर्थ है मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अगला है मिट्टी का निर्माण किनसे होता है? तो चट्टानों और खनिजों से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? अपक्षय, वेदरिंग, ठीक है। अगला है मृदा प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल का क्या अर्थ है? तो मिट्टी की परतों की संरचना। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के भौतिक गुणों में क्या शामिल होता है? तो मिट्टी के जो भौतिक गुण होते हैं उनमें बनावट और संरचना शामिल होती है। अगला है प्रॉब्लमेटिक सॉइल या समस्या अगर मृदा का एक उदाहरण क्या है? तो लवड़ी मिट्टी जो है वह एक मुख्य समस्या है प्रॉब्लमेटिक सॉइल का। क्षारीय मिट्टी रहेगा तो भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, अम्लीय क्षारीय रहेगा तो भी ये सब प्रॉब्लमेटिक सॉइल का उदाहरण है, ठीक है। मिट्टी के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। अगला है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का क्या महत्व है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में अपक्षय या वेदरिंग क्या है? तो चट्टानों का टूटना और मिट्टी में बदलना। जब चट्टान टूटती हैं तो मिट्टी में बदलते हैं, इसी को बनाता है अपक्षय या वेदरिंग, ठीक है। अगला है मिट्टी की बनावट या सॉइल टेक्सचर का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? रेत, गाद और मिट्टी की मात्रा के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में जल धारण क्षमता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो जल धारण क्षमता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है मिट्टी की बनावट। इस प्रकार की मिट्टी है उस प्रकार से जल धारण क्षमता उसकी रहेगी। अगला है लवड़ी मिट्टी या सलाइन सॉइल को सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो जिप्सम का। और क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूने का यूज किया जाता है। मिट्टी की संरचना का क्या अर्थ है? तो मिट्टी की कणों की व्यवस्था। अगला है मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता के को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? मिट्टी के पीएच। मिट्टी का पीएच जो है वह पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो वृक्षारोपण किया जाता है, समोच्च खेती किया जाता है। देखिए मैं जो आंसर बता रहा हूँ इन ऑप्शन में से बता रहा हूँ, और ऐसा है ना कि यह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ भी सकता है, और ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा
ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, पीछे पूछा भी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगला है, कृषि अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो कृषि में अनेक गतिविधियाँ। अगला, कृषि की विशेषता क्या है? मौसम पर निर्भरता। अगला, एग्रीकल्चर प्लानिंग या कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन और संसाधनों का सही उपयोग करना। अगला, एग्रीकल्चरल फाइनेंस का क्या अर्थ है? किसानों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसानों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना ही एग्रीकल्चर फाइनेंस का मुख्य कार्य है या अर्थ बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो खेतों के लिए पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए, जब खेती करते हैं तो वहाँ पे पैसे की कमी होती है, उसके लिए कृषि ऋण या एग्रीकल्चरल क्रेडिट की आवश्यकता पड़ जाती है। अगला, भारत में कृषि की आर्थिक विकास में क्या भूमिका है? और रोजगार और आय का स्रोत। कृषि जो है वह भारत में रोजगार और आय का मुख्य स्रोत है, जिससे आर्थिक विकास होता है भारत में, ठीक है। अगला है, कृषि ऋण का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तीन अवधि के आधार पर किया जाता है। कोई अल्पकालीन होता है, कोई मध्यमकालीन, कोई दीर्घकालिक होता है, ठीक है। अगला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अल्पकालिक का कितना महीने से कितना महीना होता है, दीर्घकालिक का कितना होता है, मध्यकालिक का कितने से कितने महीने तक होता है, ठीक है। अगला, कृषि अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति का क्या महत्व है? तो फसलों की कीमतों का निर्धारण करना ही मांग और आपूर्ति का महत्व है। अगला, कृषि में जोखिम का मुख्य कारण क्या है? मौसम की अनिश्चितता। मौसम की अनिश्चितता जो है यह मुख्य कारण है कृषि में। अगला है, कृषि वित्त की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? छोटे किसानों तक पहुँच। कृषि वित्त जो है छोटे किसानों तक नहीं पहुँच पाती। तो यह था आप लोगों का टोटल 100 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम सिंपल क्वेश्चन जीरो बन सकते थे, मैंने बनाया है। आगे जो आप लोगों को मिलेगा वह थोड़ा सा हार्ड रहेगा। इन्हीं उतने ही सिलेबस है, इतना सिलेबस ये बताया है। अभी आगे और भी सिलेबस आप लोग को बचा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।